रहे हैं बहुत टाइम के बाद। काफ़ी बच्चे मुझे लगता है आरंभ के ही होंगे, तो तुम सब तो मुझे जानते हो, लेकिन जो भी नए बच्चे हैं, मेरा नाम भूमि है और हम लोग आईटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। काफ़ी लोगों से हम ओरिएंटेशन पे भी मिले होंगे। अब बहुत दिनों बाद हम आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो मैंने मेरा कैलेंडर बना रही थी और फिर हमारे जो सिलेबस है वो काफ़ी अकॉर्डिंगली, काफ़ी आराम से भी हम करें तो बहुत अच्छे से हो जाएगा इन 45 डेज़ में, जिसका कैलेंडर भी मैं शेयर करूँगी। मैं तुम्हें एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ, फर्स्ट सेकेंड वीक यानी कि जो हमारा 14 दिसंबर है तब तक पार्ट ए हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद 1 वीक या फिर 7-8 डेज़ का एक गैप रहेगा, और वो गैप इसलिए नहीं है कि तुम खाली रहो या छुट्टी हो जाएगी। उसमें तुम बाकी के सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंगली कवर कर सकते हो, और जो भी हम पार्ट ए में पढ़ेंगे उसके तुम्हारे कंबाइंड टेस्ट होंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड तो नहीं, पहले के 2 चैप्टर के टेस्ट हो गए, फिर बाद के 2 चैप्टर के, तो ऐसे तुम्हारा एक हफ्ता पूरा रिवाइज भी हो जाएगा। तो बीच में हमारा एक गैप भी हो जाएगा, एक पार्ट भी खत्म हो जाएगा, और फिर हमारा मिड जनवरी से काफ़ी पहले यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक ही पार्ट बी खत्म हो जाएगा। पूरी कोशिश रहेगी। और जितने भी एआई के बच्चे हैं, तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अभी पार्ट ए हमारा चल रहा है, वो कॉमन है, तुम ये तो पढ़ना शुरू करो, फिर हम पार्ट बी पर भी जाएंगे, कोशिश करेंगे पूरी। लेकिन अब शुरू करते हैं। तो सब लोगों को क्लास का फ्लो पता होगा, लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ, काफ़ी इजी क्लास रहेगी, कुछ भी ऐसा टफ नहीं है कि तुम्हें टेंशन लेनी पड़ेगी। मैं बोलूँगी बाकी सब्जेक्ट से कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है, लेकिन पार्ट भी उतना इजी नहीं रहेगा। हम सिंपल यहाँ पर क्लासेस पढ़ेंगे। ये 45 डेज़ का क्रैश कोर्स है, तो उतने डिटेल में नहीं जाएंगे कि हम 5 लेक्चर में चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले अपने लेक्चर को कवर करेंगे। मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगी, दोबारा तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम्हारा इतना काम है, तुम रिवाइज करो। तुम्हें इसके बाद क्लास के नोट्स प्रोवाइड होंगे, क्लास देते ही वो रिवाइज करना है। फिर मेरी तरफ से एक तुम्हें मिनियन सेवर शीट हमें नाम मिला, तो वो काइंड ऑफ एक डीपीपी है, तुम उसे सॉल्व करोगे। उसके बाद तुम्हारा एक एक करके चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और हमने बोला ही है फिर हम टेस्ट लेंगे 1 हफ्ता पूरा, तो इसमें पार्ट ए तुम्हारा दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छे से हम चीज़ों को करने वाले हैं। आई होप तुम बातों से तो समझ ही रहे हो, और अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल बना के चलो। अब लास्ट के डेज आ गए हैं, और जब हम पार्ट बी भी ख़त्म कर लेंगे उसके बाद भी सेम हम गैप लेंगे, उसमें टेस्ट होंगे और डाउट सेशन बीच में होते रहेंगे। तो आई होप तुम सब बहुत अच्छे से रेडी हो हमारे आईटी को कवर करने के लिए, जिसमें हमारा पहला चैप्टर होने वाला है कम्युनिकेशन स्किल्स। काफ़ी ईजी चैप्टर है, इसको हम जल्दी से निपटाते हैं। तो सबसे पहले बात करें, पीछे स्लाइड्स तो बहुत सारी है, लेकिन ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। मैं तुम्हें खुद से तो पढ़ाती रहूँगी, ये बस इसलिए कि तुम्हें खुद से आंसर्स बनाने ना आए तो तुम नोट से सीख पाओ। और बस रोज़ की क्लास का स्क्रीनशॉट लेते रहना, मुझे टैग करते रहना, ताकि पता चले तुम लोग आ भी रहे हो नहीं आ रहे हो, क्योंकि अब नहीं आओगे तो तुम्हारी पिटाई भी होगी, तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। बस तुम्हें पूरा ट्रस्ट करना है, अच्छे से सब पढ़ना है, जो भी मैं दूँ तुम्हें उससे रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स काफ़ी आसान से आ जाएंगे, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो कम्युनिकेशन से हम यही समझते हैं, जो अभी हमने बातें करी, तो बातें करना कम्युनिकेशन होता है। अब बातों में हम क्या करते हैं, हमारे जो भी दिमाग में इंफॉर्मेशन होती है उसकी शेयरिंग को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये नाम ही काफ़ी इजी है, पूरा चैप्टर इसके अराउंड है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने टाइप की कम्युनिकेशन है, और इसमें थोड़ा बेसिक पार्ट ऑफ वो भी है इंग्लिश ग्रामर जो हम पढ़ते हैं। तो हमारा हो गया पार्ट ऑफ स्पीच, या फिर कैसे हमारे पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं इंग्लिश में। तो काफ़ी ईजी चैप्टर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी कम्युनिकेशन की बात, तो कहाँ से आया था, एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। तो इसका मतलब था टू शेयर। टू शेयर क्या हुआ, कुछ भी चीज़ को शेयर करना। तो जब हम अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर करते हैं, वही हो जाता है हमारा कम्युनिकेशन। ये तो काफ़ी इजी होगा, ये तो तुम्हें पता ही है। तो हमारे कम्युनिकेशन का मतलब हो गया टू शेयर, यानी कि इंफॉर्मेशन की शेयरिंग। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है बहुत ही ज़्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प करती है। एक दूसरे को हम तभी समझ पाते हैं जब हम बात करते हैं। अब तुम और मैं अगर कॉन्टैक्ट में ना आए तो हम एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हमारी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है, हम अपने इंप्रेशन बना पाते हैं, हम अपने पर्सनल या फिर प्रोफेशनल रिलेशंस बना पाते हैं। पर्सनल एज इन जैसे भी तुम बनाना चाहो, लेकिन प्रोफेशनल के टाइम पर भी हम बात करें तो जितने भी बिजनेस वाले हमारे ओनर्स होते हैं, बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। उसी से ही क्या होता है, उनका जो बिजनेस होता है अच्छे से बढ़ता है। अगर तुम्हें लगता है सामने वाली जो पार्टी है पॉजिटिव है, तो उससे चीज़ें काफ़ी एस्केलेट होती हैं। यहाँ पर हम अपने आइडियाज़ को भी शेयर कर सकते हैं। हम बोल के किसी से
कम्युनिकेट करके अपने आइडियाज़ बताते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया, मान लो तुम्हें किसी ग्रुप में रखा है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो तुम 5 लोग हो, अगर तुम 5 लोग अपने आइडिया शेयर नहीं करोगे और तुम अलग अलग होकर काम करोगे तो तुम्हारा जो सेम गोल है वो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, क्योंकि तुम एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। इसलिए हमारी कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हम आइडिया शेयर करते हैं तो हमें पता चल गया कैन बी डन इन वेरियस फॉर्म। तो हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन की 3 फॉर्म्स होती है। और हाँ, तुम लोगों को मेरी बोलने की आवाज़ काफ़ी धीरे लगती है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत धीरे अपने मन से बोलती हूँ, स्टार्टिंग से ही मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी है। तुम्हें तब भी ज़्यादा धीरे लगे तो तुम स्पीड को तेज़ कर सकते हो, लेकिन ये नहीं 2x पे कर रखा और फिर चादर डाल के सो गए। लेकिन थोड़ी इक्वल तुम्हारे हिसाब से जो भी स्पीड तुम्हें सही लगे तुम उसमें देख सकते हो। अब थैंकफुली मेरा गला थोड़ा ठीक है तो आवाज़ भी मैं चिल्ला चिल्ला के बोल पा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। और हाँ, हम जो रिकॉर्डेड क्लास करते हैं उसमें ऐसा नहीं हो पाता कि मैं तुमसे ज़्यादा बात कर पाऊँ या फिर कोई स्टोरी शेयर करूँ, क्योंकि मैं अभी सिर्फ पढ़ा रही हूँ, मेरे पे इंटरेक्ट करने को कोई तुम्हारी बात नहीं आ रही है। जैसे हम बोल रहे हैं ना, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। लेकिन लाइव सेशन में काफ़ी अच्छे से मस्ती मजाक सब होगा। आई होप तुम सब ये तो समझोगे, क्योंकि ऐसा रिकॉर्डेड में काफ़ी मुश्किल हो जाता है बातें करना, है ना। तो लाइव में पूरी चट होगी, कोई भी ज़्यादा हम इतनी हार्ड बातें नहीं करेंगे, पढ़ाई के बारे में काफ़ी मस्ती करेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में हम ऑलरेडी काफ़ी सीरियसली पढ़ रहे होंगे, क्योंकि तुम लोग समझ रहे हो एंड टाइम है, काफ़ी लिमिटेड टाइम है, क्रैश कोर्स है, तो हमें जल्दी से सिलेबस ख़त्म करना पड़ेगा। और कोई भी डाउट हो वो हम डाउट सेशन में तो पूरी कोशिश करेंगे क्लियर हो, लेकिन ना भी हो तो हमारे पास हमारा इंस्टाग्राम है, आई होप तुम्हें पता होगा, वहाँ पर तुम मैसेज कर सकते हो, या फिर ईमेल आईडी है bhumi@nexttopics.com, वो भी तुम्हें पता होगा, वहाँ पर भी तुम डाउट पूछ सकते हो। हमारे पास ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। हमारे पास कौन कौन सी कम्युनिकेशन होती है? सबसे पहले हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, ओरली या फिर रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन कर पाते हैं। सेकंड हमारे पास होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और थर्ड है विजुअल कम्युनिकेशन, जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स और किस लिए इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल टू वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर तुम लोग कभी कहीं काम करोगे, हम क्या कर रहे हैं, पार्ट ए में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़ रहे हैं, जो कि हमें एज एन एम्प्लॉयबल पर्सन बनाता है। तो तुम कहीं पर भी काम करोगे, सोचो तुम लोग बिजनेस भी खोल रहे हो, तुम जॉब सेक्टर में भी जा रहे हो, तो तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। तुम बिना बात करे अपना आइडिया प्रेजेंट नहीं कर सकते। तुम अगर किसी कंपनी के बॉस बनना चाह रहे हो और तुम्हें बोलना ही ना है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। तो हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी बहुत हेल्प कराता है। व्हाइल इंटरव्यू दे प्रेफर लाइव। तो क्या होता है, जब हम इंटरव्यू देते हैं, जब कोई भी हमारा इंटरव्यू ले, तो हमारे पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक वे ऑफ स्पीकिंग होना चाहिए कि सामने वाले को हमें पोटेंशियल दिखे। तो इसलिए हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ताकि हम इंटरव्यू दे। तुम एक चीज़ मानो, जब तुम अपने स्कूल में वाइवा देते हो या फिर कोई भी तुम्हारे से क्वेश्चन आंसर्स होता है ओरली, तो तुम्हें तब भी कॉन्फिडेंस दिखाना होता है। मान लो तुम्हें आंसर्स आता भी है लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो तुमको टीचर एक अच्छा इंप्रेशन में नहीं मानता है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब हम जो चीज़ें बोल रहे हैं वो तो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर है, लेकिन तुम लोगों को ये भी पता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी वर्बल कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा एक अच्छा पोस्चर बताता है, हमारी फेशियल एक्सप्रेशन बताता है। जितने अच्छे से हम एक स्माइली एटीट्यूड के साथ बैठेंगे, हमारा पोस्चर, हमारी बैक सब अच्छी होगी, तो उस हिसाब से इंटरव्यूअर भी सोचेगा हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड उस कॉन्वर्जेशन में है। तो हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल चीज़ हो जाती है कभी भी हम जब इंटरव्यू या फेस टू फेस कोई भी कन्वर्जेशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास अब 3 टाइप के कम्युनिकेशन आ गए, जो कि है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। आगे तो इसका बहुत डिटेल व्यू में लिखा हुआ है अगर तुम्हें आंसर्स लिखने हो। लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो जब यहाँ पर देखो एक माउथ बना है, तो हम क्या किसी से बाय वर्ड्स ओरली बात कर पाते हैं। अभी मैं जो तुमसे बात कर रही हूँ ये हमारी एक वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें हम वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। अब ये ओरल फॉर्म में हो सकता है, ये रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे हम ईमेल्स लिखते हैं, या फिर मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करूँगी तो वो भी क्या है, मेरे थॉट्स, मेरी जो भी नॉलेज है वो तुम तक प्रोवाइड हो रही है। नॉन वर्बल की बात करें तो यहाँ पर हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारे मैटर करते हैं जेस्चर्स कैसे हैं, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, हमारे हैंड पोजीशनिंग कैसी है। तो ये सब चीज़ें हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। और विजुअल से हम समझ पा रहे हैं जो भी हम देख के कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन को समझ पाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है कोई भी साइन बोर्ड हो गया या फिर एडवर्टीजमेंट हो गए। तो ये सब चीज़ें, सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये सबसे पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। सबसे ज़्यादा इस कम्युनिकेशन को यूज़ करा जाता है। इसमें क्या होता है, लैंग्वेज का यूज़ होता है। अब हम किसी से अगर बात करें तो कोई तो लैंग्वेज उसमें इन्वॉल्व होगी। अब वो कोई भी हो सकती है। हम इंडिया में रहते हैं, हम हिंदी में बातें करते हैं। हम अगर कहीं और रहते हैं तो हम वहाँ की नेटिव लैंग्वेज को
यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से हम कोई भी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, जो इसका सबसे पावरफुल टूल होता है। उसके बाद हम बात करें तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट टूल होती है किसी भी वर्बल कम्युनिकेशन की। इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन काफ़ी क्रूशियल होता है ताकि हम पर्सनल या फिर प्रोफेशनल अपनी सक्सेस को देख पाए। ये हमने अभी पढ़ लिया है। लिसन एक्टिवली एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो इसमें यही नहीं है कि हम अच्छे से बोल रहे हैं, हम कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं। अगर सिर्फ मैं ही बोलूँ, मैं तुम्हारी बात ना सुनूँ, तो तुम्हें लगेगा ये तो मेरा सुन ही नहीं रहा है कुछ। तो इसीलिए हमारी लिसनिंग स्किल्स उतनी ही अच्छी होनी चाहिए जितने अच्छे से हम बोल पाते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी को ऐसा नहीं बताएंगे कि हम उसकी वैल्यू कर रहे हैं, हम उसकी बातों को समझ रहे हैं, तो तब तक हमारे एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जितने अच्छे से हमें बोलना आएगा उतने अच्छे से हमें सुनना आना भी चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास दो प्राइमरी मीडियम है। सबसे पहले हो गया ओरल कम्युनिकेशन, जो अभी हम कर रहे हैं। फिर आता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि जब रिटन फॉर्म में हम अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपनी इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पर स्पीकिंग, यानी कि स्पीकिंग टर्म्स पर हमारी इंफॉर्मेशन शेयर होती है। या फिर हमारा हो गया वोकल टर्म्स पर, तो ये हमारे क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट है। उसके बाद है इससे हम अपने मैसेज को कन्वे कर पाते हैं। एग्जाम्पल ले तो वीडियो कॉल हो गई, हमारी कोई भी ऑनलाइन कॉल हो गई, उसके बाद हमारी स्पीच हो गई, या फिर कोई भी मीडियम हो जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल्स, ये सब ओरल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। तो ये हमारी काफ़ी एक्सेसिबल होती है, काफ़ी ईजिली हो जाती है, कोई इसमें कॉस्ट नहीं लगती। फिर हमारे पास है रिटन कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम रिटन फॉर्म में अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। जैसे हमारा हो गया व्हाट्सएप पे, हम क्या करते हैं, हम रिटन फॉर्म में एक दूसरे को चैट्स करते हैं, मैसेज भेजते हैं, जिससे हमारी कम्युनिकेशन हो पाती है। या फिर हम ईमेल्स भेजते हैं, हम लेटर्स भेजते हैं, हम मैसेज भेजते हैं, तो वो सब हमारी रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, जो कि है कि हम जब भी अपनी वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो इसमें काफ़ी टाइम बचता है, क्योंकि तुम्हें अगर किसी को मैसेज भेजना है तो तुम्हें ये थोड़ी 10 दिन का वेट करना पड़ेगा। तुम्हें अगर अपने दोस्तों को, तुम्हारा ग्रुप चैट हो या कहीं भी मैसेज भेजना, तो तुम बस एक मैसेज अपनी तरफ से डिलीवर करते हो और वो सीधा पहुंच जाता है। तो ये काफ़ी ही टाइम सेविंग होता है, टाइम एफिशिएंट होता है, काफ़ी रिलायबल मेथड है, बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है, बहुत इसमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होती है और काफ़ी चीपर वे होता है, क्योंकि इसमें हमारी कोई ऐसी कॉस्ट नहीं लगती। अब मैं तुम्हें कुछ बोल रही हूँ, या फिर तुम्हारे घर में भी नॉर्मली तुम अपने घर वाले से बातें करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, तो तुम्हारे पैसे थोड़ी लगते हैं, तुम बस सिंपली बात बोलते हो और तुम्हारी जो भी तुम्हें बात बोलनी होती है वो शेयर हो जाती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो कोई वैलिडिटी नहीं है इसमें। अगर हम बात करें कि हम प्रोफेशनल वे में किसी से वर्बल कम्युनिकेशन करें, तो हमारी बातों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमारी बातें जो भी हम बोल रहे हैं वो कहीं सेव नहीं हो रहा, वो किसी गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव नहीं हो रहा, तो ये रिलायबल नहीं है। लैंग्वेज बैरियर आ सकता है। इसका एग्जाम्पल ले तो मान लो जब दो कंट्री के प्रेसिडेंट मिलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको एक कॉमन लैंग्वेज आए। मान लो कि एक को हमारे स्पेनिश आती है, एक को फ्रेंच आती है, और दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती, तो बीच में हमेशा क्या होता है, एक ट्रांसलेटर होता है जो एक दूसरे की बातें शेयर करता है। लेकिन अगर वो ट्रांसलेटर ना हो तो दोनों में कम्युनिकेशन करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें लैंग्वेज बैरियर का इशू है। अगर तुम दोनों की लैंग्वेज कॉमन है, जैसे तुम लोग काफ़ी लोग हिंदी स्पीकिंग हो, मुझे हिंदी आती, तो हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर मेरी एक्चुअल लैंग्वेज फ्रेंच होती या फिर स्पेनिश होती तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती। तो इसीलिए लैंग्वेज कॉमन होनी चाहिए। इसका कोई भी परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता है। अगर बिजनेस टर्म्स पर बात करें, कोई मैं तुम्हें बात बोल दूं कि मैं ये प्रोडक्ट तुम्हें 200 में सेल करूंगी, पर मैं एंड में तुम्हें 500 में दे दूं, तो तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि मैंने वो बोला है, या कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें वो मेंशन्ड हो। तो इसमें कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता है, तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सुटेबल नहीं है। अगर हमें बहुत बड़े मैसेज भेजने हो, मान लो कि मुझे तुम्हें पूरी डॉक्यूमेंट समझानी है, तुम आधी बातें शायद ना सुनो, आधी बातें तुम्हारा ध्यान ना हो, आधी बातें तुम मिस आउट कर जाओ, और फिर उससे क्या होगा, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, तो तुम आगे उस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए इसके कभी भी कोई डिसएडवांटेज पूछे तो तुम्हें 5 पॉइंट्स लिख सकते हो। फिर है इशू विद डिस्टेंट पीपल। अगर लोग बहुत दूर हों, काफ़ी अलग कंट्रीज़ में हो, तो इससे भी काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो तुम इसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद हमारे पास है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें हम अपने मैसेज बिना ही वर्बल कम्युनिकेशन के यूज़ करते हैं, यानी कि हम स्पोकन टर्म्स में किसी से बात नहीं करते। तो इसमें कम्युनिकेशन होती कैसे है, हम बिना बोले बात कर कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जेस्चर्स का यूज़ होता है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं उनका यूज़ होता है, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ होता है, पोस्चर का यूज़ होता है, जिससे हमारी कम्युनिकेशन हो पाती है। और ये हमेशा हमारी वर्बल कम्युनिकेशन को कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उसको और बेहतर बनाते हैं। कैसे, मान लो अगर मैं बस यहाँ खड़ी हूँ और तुम्हें सब समझा रही हूँ, तो तुम्हें उतना इंटरेस्ट नहीं
आएगा। लेकिन मैं पढ़ाते हुए चल रही हूँ, स्माइल कर रही हूँ या कुछ और बातें कर रही हूँ, तो इसमें क्या है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन है, मेरा बॉडी का मूवमेंट है जो कि हमारी बातों को करवा पा रहा है, तो ये ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट करती है। इसका एग्जाम्पल ले तो मान लो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन हो, तो अगर वो कोई भी जोक्स मारेगा या फिर कोई भी स्टोरी बताएगा, तो ऑडियंस के फेस पर क्या होगा, एक फेशियल एक्सप्रेशन होगा। अगर वो अच्छा होगा तो खुद से ही वो कॉमेडियन समझ जाएगा कि शो अच्छा जा रहा है। लेकिन अगर सब लोग नॉर्मल बैठे हो तो समझ जाएगा कि सबको बातें अच्छी नहीं लग रही। तो फेशियल एक्सप्रेशन काफ़ी अच्छे से हमें चीज़ें बता पाता है। जैसे कभी कभी हमें आंखें देख के समझ में आ जाता है कि आज ये इंसान गुस्से में है, या फिर कोई हंस रहा है तो हम समझ जाते हैं कि उसका दिन अच्छा जा रहा है, वो खुश है, तो हमें हेल्प करता है चीज़ों को समझने में। इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फॉर्म लाइक योर एक्सप्रेशन दैट एक्सप्रेस योर इमोशंस। तुम्हारे जैसे एक्सप्रेशन होंगे वो तुम्हारे इमोशन को डिफाइन करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, हमारे सेंटिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटिंग वर्बल कम्युनिकेशन, जो अभी हमने सुना कि ये वर्बल कम्युनिकेशन को कॉम्प्लीमेंट यानी कि और बेहतर बनाता है, जिससे हेल्प होती है हमारी बातों को ईजिली अंडरस्टैंड करने में। फिर हमारे पास इसके भी कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज क्या हो गए, सर्व एज सब्स्टिट्यूट फॉर वर्बल कम्युनिकेशन, ये उसमें हमें और हेल्प करता है, हमारी कम्युनिकेशन को अपग्रेड कराता है। उसके बाद ये कम्युनिकेशन किस लिए हेल्प करता है, इलिटरेट पीपल, जिनको बातें नहीं समझ में आती, जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता है, वो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी इजीली समझ पाते हैं। फिर है शो रियल इमोशन विद कन्वर्सेशन। अगर मैं हंस के तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारे जो कनेक्शन है वो रियल है, तुम ज़्यादा अच्छे से मुझसे कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन वहीं पर अगर मैं गुस्से में बैठी रहूँ तो तुम्हें नहीं उतने अच्छे से समझ में आएगा। रियल कनेक्शन होता है तो वही चीज़ें हैं, जितने अच्छे से हम अपने आप को मेंटेन करेंगे उतनी अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाएगी। यहाँ हमारे पास लेकिन डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे विदाउट लैंग्वेज इट कैन नॉट कन्वे द रियल मीनिंग। अगर कोई लैंग्वेज ही नहीं है तो हम कोई भी मीनिंग नहीं कन्वे कर पाएंगे। क्या पता जो हमारे एक्सप्रेशन हो या फिर जेस्चर्स हो वो उस लैंग्वेज में कुछ और हो। उसके बाद है कंफ्यूजिंग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हर बार तुम्हें समझ में आए। मान लो कि तुम रो रहे हो और मैं हंस रही हूँ, तो तुम क्या समझोगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। उसके बाद है ज़्यादा लंबी कन्वर्सेशन इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम बिना बोले इतनी बड़ी बात तो कर भी नहीं सकते हैं। नॉट सुटेबल फॉर लेंदी में, ये भी हमारी ज़्यादा लंबी कॉन्वर्जेशन के लिए सुटेबल नहीं है, नहीं उतना हम इसे एक्सेप्ट करेंगे उस कॉन्वर्जेशन के लिए। फिर आती है विजुअल कम्युनिकेशन। तो इसमें इतनी बड़ी आंख दिख रही है, उससे हम समझ रहे हैं कि हम चीज़ों को बिना नॉन वर्बल, बिना वर्बल के यूज़ करें कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो जब हम चीज़ों को अपने विजुअल्स यानी कि देख के कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन समझ पाए, तो वो आ गए हमारी विजुअल इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो यहाँ पर आ गए हमारे पास कन्वेज इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म दैट कैन बी सीन। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन को उस फॉर्मेट में लाता है जो हम देखकर बता सकते हैं। जैसे जब भी तुम रोड पर ड्राइव, तुम तो नहीं करोगे लेकिन तुम किसी के साथ बैठे हो, कोई ड्राइव कर रहा हो, वहाँ पर यू टर्न का साइन होता है, तो क्या करते हो, तुम यू टर्न ले लेते हो। वहाँ पर कोई इंसान नहीं खड़ा होता है कि वो तुम्हें बताए यहाँ से यू टर्न लेना है, या फिर कोई एक्शन नहीं कर रहा होता है, लेकिन तुम अपनी क्या विजुअल्स की वजह से समझ पाते हो कि मैसेज क्या बताना चाह रहे हैं। तो उसी फॉर्मेट में हमारे हेल्प करता है। इसको हम ग्राफिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारी एनिमेशंस हो गई, बुक्स हो गई, प्रिंट्स हो गई, डिज़ाइन हो गई। तो ये सब हमारे विजुअल कम्युनिकेशन के ही एग्जाम्पल है। इसके भी कुछ एडवांटेज है कि ज़्यादा इंटरेक्टिंग है। इसका एग्जाम्पल तो यही हो गया कि जब हम बुक में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो टेक्स्ट हमें इतना अपीलिंग नहीं लगता है, लेकिन साथ में कोई डायग्राम हो तो एकदम से हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं। उसके साथ है कैन बी यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन एंड कॉम्प्लेक्स आइडिया शेयर। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम किसी बिजनेस मीटिंग में हो और वहाँ पर तुमने क्या करा, कोई डेटा को लिखकर प्रेजेंट करा, तो तुम्हारे लिए या फिर दूसरों के लिए समझना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। लेकिन उसकी जगह एक बारग्राफ हो, एक पाई चार्ट हो, तो उससे काफ़ी इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसके बाद है ओरल कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ईजी बनाता है, तो सारे स्टेप्स से इंटरलिंक्ड है। फिर है फॉर अनएजुकेटेड रिसीवर, तो ये उनके लिए भी काफ़ी हेल्प करती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो कोई इसमें से डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिससे वही बात है प्रोफेशनली हम बात करें काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। कुड बी मिस इंटरप्रेटेड, हर किसी के लिए मीनिंग अलग हो सकता है। कॉस्टली टू प्रिपेयर, इसमें पेपर कॉस्ट आती है। हम वही अगर वर्बल कम्युनिकेशन करें, नॉन वर्बल करें, तो इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं है। उसके बाद है कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि कम्युनिकेट नहीं हो सकती विजुअली, जैसे कि पॉलिसी हो गए, रूल्स हो गए। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें भी ड्रॉबैक्स लाती है और हम इसको नहीं उतना प्रेफर करते कुछ चीज़ों में। फिर हमारे पास है कम्युनिकेशन साइकिल।
तो ये जो साइकिल है, ये बात करने का तरीका है, इसका क्या प्रोसेस है, कैसे हम इसे कर पाते हैं, क्या इसमें स्टेप्स आते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन कम्युनिकेशन साइकिल, तो तुम ये बता सकते हो। वो यहाँ पर रिटर्न भी होगा या फिर जो वर्कशीट होगी उसमें भी एक आंसर पूरा लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के बारे में, तो तुम उससे पढ़ सकते हो। लेकिन सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हमारी जो कॉन्वर्जेशन है वो यहाँ से शुरू हो रही है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कम्युनिकेटर, उसके बाद है एनकोडिंग, मैसेज, मीडियम, ट्रांसमिशन, रिसीवर, डिकोडिंग, और लास्ट स्टेप है हमारा फीडबैक, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ये हमें पता है और ये बोर्ड मुझसे कुछ दुश्मनी रखता है। तो सबसे पहले हम बात करें कम्युनिकेटर की, तो ये कौन होता है? कम्युनिकेटर और सेंडर इज द पर्सन हु डिसाइड, यहाँ पर स्लैश में सेंडर भी कर सकते हो। तो जो सेंडर होता है वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है। तो फर्स्ट स्टेप तो कम्युनिकेशन का तो यही है ना कि कोई मैसेज को शुरू करे, कोई बात को शुरू करे। तो इसका एग्जाम्पल बेस्ट ये है, अगर हम अभी अपना रियल टाइम अपनी कंडीशन को देखें, तो मैं अपनी बातें तुम तक शेयर कर रही हूँ, यानी कि मैं सेंडर हुई, मैं अपने मैसेज को सेंड कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन जो एक कम्युनिकेशन को शुरू कर रहा है। उसके बाद आता है हमारा एनकोडिंग, यानी कि वो मीडियम जिसके थ्रू बातें जा रही होगी। मतलब जो मैसेज है वो क्या होता है, वो सुटेबल फॉर्म में चेंज होता है। जो भी सुटेबल फॉर्म हो मैसेज की कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, वही हमारा एनकोडिंग हो गया। कल्चरल डिफरेंस हो गया, लैंग्वेज हो गया। तो एक प्रोसेस होता है एनकोडिंग डिकोडिंग, जिसमें मैसेज सुटेबल फॉर्म में जाता है, और डिकोडिंग का मतलब है कि जो रिसीवर होता है मैसेज को सुटेबल फॉर्म में समझ पाता है। फिर हमारा आता है मैसेज, जो कि इंफॉर्मेशन है शेयर हो रही है। जैसे कि अभी मैं सेंडर हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं एक लैंग्वेज जो हमारा मीडियम है उसके थ्रू बातें शेयर कर रही हूँ। अब मैसेज क्या है, जो भी मैं कम्युनिकेशन स्किल्स के रिगार्डिंग जानती हूँ वो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तो वो मेरा मैसेज है। फिर है मीडियम, यानी कि किस मीडियम के थ्रू हम बातें शेयर कर पा रहे हैं। तो हमारे केस में कैमरा हो गया, लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, वो हमारा एक मीडियम है। तो मीडियम क्या होता है, चैनल होता है जहाँ से मैसेज हमारा सेंड होगा। फिर आता है ट्रांसमिशन, तो क्या होता है, एक वन वे प्रोसेस होता है। इसमें सेंडर डिसाइड करता है कि हमारा जो एनकोडेड मैसेज है वो कौन डिकोड करेगा, किसको मैसेज रिसीव होना चाहिए। फिर आती है रिसीवर की बारी, जो कि तुम छोटे छोटे मिनियंस हो, जिसको मेरा मैसेज मिल रहा है, तो होम मैसेज इज सेंट, जिसको मैसेज पहुंच रहा है वो रिसीवर हुआ। फिर है डिकोडिंग, जो कि रिसीवर, यानी कि तुम लोग मेरे मैसेज को क्या समझे हो, कैसे तुम्हें चीज़ें समझ में आई, तुम्हें कहाँ डाउट है, ये सब चीज़ें तुमने रिसीव करके समझी है, डिकोड करी है। फिर आता है फीडबैक, जो कि तुम मुझे डाउट में पूछोगे कि मुझे ये समझ नहीं आया या फिर ये बहुत अच्छे से समझ में आया। तो फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमारे सेंडर को पता चलता है कि जो भी उसने बात करी वो क्लियर थी या नहीं, क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो बात करने में काफ़ी मुश्किल आएगी। तो आई होप ये साइकिल तो तुम समझ गए होंगे कि सबसे पहले एक सेंडर होता है, सेंडर अपने मैसेज को एनकोडेड फॉर्म में सेंड करता है, फिर वो मैसेज किसी मीडियम या चैनल के थ्रू रिसीवर तक जाता है, फिर एक ट्रांसमिशन होता है जिसमें रिसीवर पर मैसेज पहुंचेगा, फिर तुम लोग समझोगे कि मैसेज क्या था, और फिर वो समझने के बाद तुम मुझे एक फीडबैक दोगे प्यारा सा। उसके बाद आता है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, यानी कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है और ये होता क्या है। तो फीडबैक इज द फाइनल इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है तो तुम इसे लिख सकते हो। तो फीडबैक हमारा क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बात तो मान लो हमने कर ली, मैंने तुम्हें लेक्चर पढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद तुमने मुझे अगर अपना डाउट शेयर ना करा, तुमने अगर मुझे अपना फीडबैक ना दिया, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि सारी बातें हमारे बीच में क्लियर थी या नहीं। क्लैरिटी नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये बेसिकली काफ़ी हमारा बेस को तैयार करता है कि हमारा रिजल्ट उस कम्युनिकेशन के बेस पे कैसा होगा और कैसा नहीं। तो ये क्या करता है, रिसीवर के रिस्पॉन्स को सेंडर के मैसेज के साथ अलाइन करता है कि वो कैसा रहा आफ्टर डिकोडिंग इट, विच एनेबल्स द सेंडर टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस। जिससे क्या होता है, जब रिसीवर मुझे बताएगा कि फीडबैक कैसे था, तभी मैं समझ पाऊंगी कि कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस कितना है, क्योंकि मैसेज तो मेरा था, मुझे पता है उसका क्या मीनिंग था क्या नहीं, और अगर तुम उससे ना समझ पाए तो वो मेरे लिए सही नहीं होगा। अगर मैं डिल्यूशन में जीऊँ कि तुम्हें सब समझ में आ रहा है, तो ये तभी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तुम लोग शायद एक मीनिंग को गलत समझ सकते हो। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, काफ़ी क्रूशियल स्टेप है, जिससे हमें हेल्प मिलती है चीज़ों को समझने में। इसका एग्जाम्पल है, फॉर इंस्टेंस एक सुपरवाइजर, अगर मान लो कोई एक स्टोर है, तो उसमें क्या होता है, वीकली मीटिंग्स होती है और हम अपने वर्कर को बताते हैं कि उन्हें कैसे काम करना है। तो जो सुपरवाइजर है जो सारा काम बता रहा है, अगर वो वर्कर से ना पूछे कि तुम्हें अपना टास्क समझ में आया या ना आया, तो वो अच्छे से परफॉर्म
हम नहीं करेंगे वो चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं, कस्टमर्स को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए फीडबैक हमारे उन वेज में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमारे फीडबैक के बाद आती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमने कम्युनिकेशन कर ली, हमने सीख लिया कितनी टाइप्स की होती हैं, सब काफ़ी ईजी था, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग था, कुछ भी ऐसे टफ नहीं है। अब हम उस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाते हैं? तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग आइडिया, थॉट्स, ओपिनियंस एंड डेटा सो दैट द मैसेज इज रिसीव्ड विद क्लैरिटी, ये एच हटा देना, एंड पर्पस। तो इसका मतलब है कि जब हम अपने मैसेज को शेयर करते हैं तो शेयर करना तो हमने कर दिया, उसके बाद उसकी क्लैरिटी कैसे हो, जो रिसीवर है उसे सब अच्छे से समझ में आ, नहीं, वो होती है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जब हमारी बातों का अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो। तो यहाँ पर हैं कुछ बैरियर्स जिससे हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आती है, डिस्टर्बेंस आती है। बैरियर से हम समझ रहे हैं जो बीच में हमारी रुकावट डाले। तो एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स और डिस्टर्ब द सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ द मैसेज इज कंसीडर्ड एज ए बैरियर। जो भी हमारे मैसेज को रिसीव या सेंड करने में प्रॉब्लम डालता है उसी को हम एज एन बैरियर काउंट करते हैं। सबसे पहले आता है फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल बैरियर। तो ये क्या हो गया? जब भी हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हमारा प्रिवेंट करता है, यानी कि इन्वायरमेंट के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमारा मैसेज सेंड ना हो पाए, रिसीव ना हो पाए, कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत आए, तो वो हमारा हो गया बैरियर, विच इंक्लूड फिजिकल डिस्टेंस, डिस्ट्रैक्टिंग नॉइसेज एंड इंटरफेरेंस। तो मान लो कि हम रोड के अलग अलग साइड पर हैं और मैं तुम्हें कुछ बोल रही हूँ लेकिन बीच में से ट्रैफिक जा रहा है, तो वो क्या है, उससे हमारे बीच में एक बैरियर आ रहा है, हम ना अपने मैसेज को सेंड कर पा रहे हैं ना रिसीव कर पा रहे हैं, या फिर हम बैठे हुए हैं और बहुत नॉइस हो रही है, बहुत शोर हो रहा है, तब भी हमारी बातें क्लियर नहीं होंगी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। सेकेंड है इंटरपर्सनल बैरियर्स। तो ये क्या है? इंटरपर्सनल बैरियर्स अराइज फ्रॉम इमोशंस, सोशल वैल्यूज और पीपल, दे कॉज साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन पीपल। तो ये क्या होता है? हमारे इमोशंस के थ्रू जो बैरियर आ पाता है। मान लो अगर मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है, लेकिन मेरा मूड उसी चीज़ में शिफ्टेड है, तो वो काफ़ी हमारे बीच में एक बैरियर ला सकता है। उसके बाद यहाँ लिखा है कि ये हमारा साइकोलॉजिकल डिस्टेंस तुम ऐसे मान सकते हो जैसे एक फिजिकल डिस्टेंस हो गया। उसी तरीके से अगर हमारा मूड अच्छा नहीं है, इमोशंस अच्छे नहीं है, हमारी वैल्यूज या किसी के लिए हमारा सोचना अच्छा नहीं है, तब भी बैरियर्स आ सकते हैं। इससे हम नहीं समझ पाते और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रॉन्गली इंटरप्रेट हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लोग बहुत ही गलत तरीके से बातों को ले जाते हैं। आर इमोशंस में ऑल्सो अफेक्ट आवर कम्युनिकेशन। वी रिग्रेट आफ्टर बीइंग एंग्री। जैसे कि जब हम गुस्सा होते हैं तो हम गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं और उससे क्या होता है, सामने वाला पर्सन भी हर्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद हमें रिग्रेट होता है क्योंकि हमें अच्छे से बातें करनी थी, हमें किसी चीज़ पर डिस्कशन करना था, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है उन चीज़ों से। थर्ड हमारे पास है सिमेंटिक बैरियर। तो ये क्या होता है? सिंबल्स या फिर विजुअल की वजह से बैरियर आते हैं हमारी कम्युनिकेशन में। द बैरियर में अराइज ड्यू टू सिंबल वी यूज एज इट में मीन डिफरेंट थिंग्स। तो जैसे हम कुछ ऐसे सिंबल्स हो गए जिसका शायद मीनिंग अलग हो। मान लो कि इंडिया में थम्स अप का मीनिंग कुछ और हो, यानी कि ओके या कुछ भी, और किसी और कंट्री में मीनिंग अलग हो, तो अगर हम वो चीज़ दिखाएं और सामने वाले को अच्छा ना लगे तो उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इसका अगर हम एग्जाम्पल ले तो थम्स अप ही आ गया। तो ये हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ में लिखा है कि साइन ऑफ अप्रूवल होता है, यानी कि अच्छे से माना जाता है, लेकिन वहीं अगर इंडिया की कुछ रूरल एरियाज हो वहाँ पर इसे एक अच्छा जेस्चर ना माना जाए तो उससे काफ़ी दिक्कत आ सकती है। क्या पता जो हम नॉर्मल साइन करना चाहो किसी के लिए गाली हो तो वो चीज़ काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो इसका एग्जाम्पल वही हो गया, कोई भी लिंग्विस्टिक रिलेटेड लैंग्वेज होगी, जो भी हमारे लैंग्वेज के थ्रू चीज़ें चेंज हो सकती है, सिंबल के मीनिंग डिफरेंट हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं, एक्शन हो सकते हैं, जिससे हमारे बीच में बैरियर्स आते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं। फिर हमारे पास आता है इंट्रापर्सनल बैरियर्स। पहले हमारे पास था इंटरपर्सनल बैरियर्स जो कि साइकोलॉजिकल या फिर फिजिकल चीज़ों की वजह से था। यहाँ पर है हमारा इंट्रापर्सनल। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बैरियर्स होते हैं विद इन एनी इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को समझने में प्रॉब्लम आए, एनालाइज करने में प्रॉब्लम आए, इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम आए, तो इससे हमारी कम्युनिकेशन ईजिली नहीं हो पाती है। फिर हम हमारे पास आता है मेजर्स ऑफ ओवरकमिंग बैरियर। हम इन बैरियर्स को कैसे हटा सकते हैं, कैसे हम इनके अलावा एक अच्छी कम्युनिकेशन कर पाते हैं। टू इंश्योर दैट बैरियर कम्युनिकेशन डू नॉट अराइज और ओवरकम आर कम्युनिकेशन, यानी कि हमारी जो कम्युनिकेशन है, बातें हैं, उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, ये हम कैसे मेक श्योर कर सकते हैं। बी प्रिपेयर्ड बिफोर कम्युनिकेशन। बात करने से पहले प्रिपेयर्ड रहो, तुम्हें कैसे बातें करनी है, किस टाइप की बातें करनी है, क्या चीज़ तुम्हें प्रपोज करनी है। प्रपोज मतलब लड़के लड़की को नहीं, लेकिन क्या चीज़ तुम्हें, क्या आइडियाज शेयर करने हैं। उसके बाद कम्युनिकेटिंग अ मैसेज बिकॉज वी डू नॉट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन
और नॉलेज तो कभी कभी क्या होता है, जब हम बात करने के लिए जाते हैं तो हमें उतना पता ही नहीं होता। इसका बेस्ट एग्जांपल है, तुम वाइवा देने जाते तो लेकिन तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ तो तुम्हारे कैसे मार्क्स आएंगे। तो इसीलिए बात करने से पहले प्रिपेयर्ड रहो, ये तुम याद कर लो क्या तुम्हें बातें करनी है। आइदर ऑफ दीज क्रिएटिव बैरियर्स, इनकी वजह से ही बैरियर आते हैं, तो वो चीज़ हम हटा पाते हैं खुद की प्रिपरेशन से। गिव सफिशिएंट टाइम, यानी कि अपने आप को इनफ टाइम दो बात करने से पहले कि तुम एक अच्छा अपना मैसेज डिलीवर कर पाओ। उसके बाद कुछ भी खुद से एज्यूम नहीं करो। अगर मैं किसी से मिलने जाऊं और मैं मिलने से पहले एज्यूम कर लूँ कि ये तो बहुत गुस्से में रहता है, ये तो अच्छा नहीं है, तो मेरे माइंड में एक पहले से ही उसका क्या बन जाएगा, जजमेंट बन जाएगी, और फिर मैं भी उससे रूडली बात करूंगी। तो कुछ भी एज्यूम मत करो, ओवर कॉन्फिडेंस मत लाओ कि तुम बहुत तेज ऐसे शाहरुख खान बन के जा रहे हो। सामने वाले को लगेगा कि ये ज़्यादा उड़ रहा है, इससे बात ही नहीं करनी, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अवॉइड मेकिंग जजमेंट ना बनाओ किसी के भी बारे में। रिस्पेक्ट द रिसीवर, जो भी हमारे सामने बैठा हो उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी बातें सुनो, उसकी बातों में अच्छे से इन्वॉल्वमेंट लो और इम्प्रूव द एटीट्यूड। अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखो, काफ़ी अच्छा रखो, ये नहीं कि हर चीज़ में तुम बस चिड़े बैठे हो, अपनी ही बात मान रहे हो। फिर हमारे पास क्या है, कुछ प्रिंसिपल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो हमारे पास क्या होते हैं, 7 C's होते हैं जो कि हमारे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बना पाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर में आ सकता है। तो द मोस्ट पॉपुलर नेम ऑफ बेसिक प्रिंसिपल आर नोन एज 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो 7 C's यानी कि 7 हमारे पास C हैं जिससे हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो वो 7 C's क्या होते हैं मैं तुम्हें लिखकर भी दे दूंगी, लेकिन हमारा हो गया क्लियर, यानी कि हमारी जो भी बातें हैं क्लियर होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें इन बातों में कोई फॉर्मूला बताने लग जाऊँ, कोई भी ऐसी चीज़ें बताने लग जाऊँ जो सेंस ही नहीं बताती है, काफ़ी सिंपल से चीज़ें हैं, तो उसमें तुम बात काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो बातें अपनी क्लियर होनी चाहिए, जो बातें हमें करनी है हमें उसी के रिलेटेड अपने टॉपिक्स रखने चाहिए, हमें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। सेकेंड है करेक्ट होना चाहिए, यानी कि जो भी हम बोल रहे हैं वो करेक्ट हो, जो भी हम किसी को बता रहे हैं उसके फैक्ट सही हो। अगर हम तुम मान लो किसी से बात करने जा रहे हो और तुम पता नहीं कहाँ के लॉजिक लगा रहे हो तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। कंप्लीट की बात करें तो बातों में कंप्लीटनेस होनी चाहिए। तुम कोई भी सेंटेंस शुरू कर रहे हो तो पूरी बात करके ही ख़त्म करो। तुम बोलते बोलते बीच में रुक गए, मैं तो भूल गया, मैं भूल गई, तो उससे भी बहुत ज़्यादा गलत इंप्रेशन पड़ता है। कंक्रीट हो, जो भी तुम बातें बोल रहे हो कंक्रीट, यानी कि बोलते हैं ना एकदम तुम 100% श्योर होने चाहिए, सारी बातें श्योरिटी के साथ होनी चाहिए, जिससे हमारे को और अच्छा माना जाता है। कंसाइज की बात करें, बातें छोटी और एफिशिएंट होनी चाहिए। अगर हम एक ही चीज़ के बारे में 1-1 घंटा बात करें तो सामने वाला भी बोर हो जाता है। फिर हमारे कोहेरेंट होनी चाहिए, यानी कि जो भी हम बातें करें एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ये नहीं कि एक बात पहाड़ के बारे में हो रही है, एक बात बीच के बारे में हो रही है, तो जो भी टॉपिक हो उससे कनेक्शन में ही हमारी बातें आगे की हो। कोर्टेस हो, यानी कि हमारी बातों में रिस्पेक्ट हो, हमारी बातों में लोग समझे कि हम सामने वाले की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। फिर हमारे बेसिक राइटिंग स्किल, जो हमारे ग्रामर वाला सेक्शन है, उससे पहले एक बार हम अपने पिछले सेक्शन की बात कर लेते हैं। आई होप वो तो काफ़ी इजी लगा हो। हमने पढ़ा कम्युनिकेशन क्या होता है, तो वो आता है हमारे कम्युनिकेयर, एक लैटिन वर्ड से। उससे हमारा मतलब होता है टू शेयर, यानी कि बातों को शेयर करना। कम्युनिकेशन के 3 फॉर्म होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम अपनी बातें स्पोकन टर्म्स में कर पाते हैं, वोकल टर्म्स में कर पाते हैं। इसमें हमारा ओरल कम्युनिकेशन आता है, यानी कि कॉल हो गई, वीडियो कॉल हो गई। रिटन कम्युनिकेशन आता है, ईमेल्स हो गई, चैटिंग हो गई। नॉन वर्बल की बात करें, वर्बल कम्युनिकेशन को कम्प्लीमेंट करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, अच्छा होता है। इसमें हम अपने वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, लेकिन अपने जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पोस्चर का यूज़ करते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन की बात करें तो वो इन्फॉर्मेशन जो हम देखकर समझ पाए वो विजुअल कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन साइकिल होती है जिसमें एक सेंडर होता है, मैसेज, एनकोडिंग, डिकोडिंग, ट्रांसमिशन, रिसीवर, फीडबैक। फीडबैक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी के थ्रू हम समझ पाते हैं बातें कितनी क्लियर थी। उसके बाद क्या होता है, हमारे फीडबैक इंपॉर्टेंट हो गया। कुछ ऐसे 7 C's होते हैं जिससे हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है। उसके साथ कुछ ऐसे बैरियर्स आते हैं जिससे हमारी कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, कंसाइज रखना चाहिए अपनी बातों को। हमें कोई भी फिजिकल बैरियर हो, सिमेंटिक बैरियर हो, इंटरपर्सनल बैरियर हो, इंट्रापर्सनल बैरियर हो, इन सब के लिए कोई जजमेंट नहीं रखनी चाहिए, पहले से चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, इनफ टाइम देना चाहिए। तो ये सब अभी तक हमने पढ़ा, काफ़ी ईजी था, थ्योरेटिकल था, कुछ भी इसमें ऐसा लॉजिकल नहीं है कि समझ ना आए। अब हम आगे अपने ग्रामर सेक्शन में, तो यहाँ है बेसिक राइटिंग्स। तो ये तुम्हारा काइंड ऑफ ग्रामर का एक छोटा सा रिवीजन ही हो गया है। पता नहीं तुम्हें आईटी में क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये भी काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम बात करें, राइटिंग स्किल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जितनी अच्छी राइटिंग स्किल्स हमारी होगी उतने अच्छे से हम अपने मैसेज को प्रोवाइड कर पाएंगे। गुड राइटिंग स्किल्स अलाउ यू टू कम्युनिकेट योर मैसेज क्लियरली। वही बात है कि हम जितने अच्छे से राइटिंग अपनी
करेंगे उतनी अच्छे से हमारा मैसेज क्लियर होगा। इसमें हम पंक्चुएशन, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, इन सब चीज़ों को देखते हैं। जैसे मान लो हमारी एक लाइन है तो बीच में फुल स्टॉप से पता चल रहा है कि इनके बीच में एक सेपरेशन है। तो काफ़ी ऐसी ग्रामेटिकल चीज़ें होती है जिससे हमें समझ में आता है। एनी ऑफ दीज पुअर राइटिंग स्किल्स क्रिएट पुअर फर्स्ट इंप्रेशन। जितनी गंदी राइटिंग स्किल्स उतना गंदा इंप्रेशन। फिर हमारी बात करें, सो टू इंश्योर दैट वी राइट करेक्टली वी शुड अंडरस्टैंड सम बेसिक पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये सब चीज़ें समझनी इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये हम तभी पढ़ते हैं और हमारे लिए एक इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, तभी हम अपनी राइटिंग स्किल्स सीखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें सेंटेंस की, तो ये क्या होता है, अलग वर्ड्स का एक फ्रेमवर्क होता है। यहाँ पर एक सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, तो हमें पता है अलग अलग वर्ड्स को हम उठा के एक मीनिंग बनाते हैं जो एक सेंटेंस बनाता है। तो सेंटेंस अगर कोई पूछे व्हाट इज अ सेंटेंस, तो सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, यानी कि वो एक कंप्लीट हमारे वर्ड का सेट होता है, ग्रुप होता है, विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रिडिक्टेड पार्ट। तो इसमें क्या होता है, हमारा एक सब्जेक्ट होता है जिससे रिलेटेड बात हो रही होती है। काइंड ऑफ सेंटेंस देयर आर 4 काइंड्स। एक हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। और फिर हमारे पास है एक और टॉपिक, क्लॉज। तो द बेसिक यूनिट ऑफ ग्रामर कंटेनिंग बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। जब भी हम एक सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है जो कि फोकस होता है और एक वर्ब होता है जो कि सब्जेक्ट काम कर रहा होता है। तो इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर सेंटेंस। क्लॉज कैन बी इंडिपेंडेंट, कंप्लीट सेंटेंस और डिपेंडेंट, नीड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये हमारा इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। ये हमारी बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी सेंटेंस की। इसके थ्रू जैसे हमारे घर में सबसे पहले एक फाउंडेशन डलती है, फिर उसके ऊपर हमारा घर होता है, उसी तरीके से क्लॉज होता है जिसमें हमारे बेसिक यूनिट है एक सेंटेंस की, सब्जेक्ट और वर्ब की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें सिंपल सेंटेंस की, तो ये क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद नो कंजक्शन। यानी कि जब हमारे एक सिंपल सेंटेंस है, कंजक्शन का मतलब होता है जो 2 वर्ड्स को जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल भूमि एंड प्रियांशी। तो एंड क्या है, एंड एक कंजक्शन है जो कि 2 वर्ड्स को जोड़ रहा है। तो जब हमारा कंजक्शन नहीं होता, एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें कोई भी ऐसा हमारी चीजें नहीं यूज हो रही होती है, तो इसमें कोई भी हमारा डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है माई होम हैज 4 रूम्स। तो ये काफी ज्यादा सिंपल सेंटेंस था कि ये मेरे घर में क्या है, 4 कमरे हैं। इसमें कोई कंजक्शन का यूज नहीं हुआ, कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं लगा कि इसमें कोई वर्ब बता रहा हो, कोई सब्जेक्ट हो। तो ये काफी सिंपल सेंटेंस रहता है। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। एग्जाम्पल है, बिकॉज इट वॉज चेजिंग अ रैबिट द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस। तो क्या डॉग ने फेंस के ऊपर जंप क्यों करा, क्योंकि रैबिट को चेस कर रहा था। तो इसमें क्या हुआ, एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, तभी हम इसे कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। सिंपल में कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं आएगा। फिर है कंपाउंड, तो इट कंटेन्स 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइंड बाय अ कंजक्शन। इसमें 2 अलग अलग हमारे क्लॉज होते हैं जो एक कंजक्शन की हेल्प से हमारा वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कंजक्शन क्या होता है, एंड, बट और एज। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, तो माई होम इज वेरी बिग एंड इट हैज 4 रूम्स। तो हमारा पहला सेंटेंस था कि माई होम हैज 4 रूम्स, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन यहाँ पर कंजक्शन का यूज हो रहा है। यहाँ पर 2 हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ऐसे ही हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, तो इसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों का मिक्स है। देखो क्लॉज का मतलब क्या था, जिसमें सिंपल से सब्जेक्ट या फिर वर्ब हो, या फिर नहीं सब्जेक्ट और वर्ब हो। इसका एग्जाम्पल ले तो मान लो शी इज रनिंग, तो यहाँ पर शी हमारा सब्जेक्ट हो गया और रनिंग वर्ब हो गया। इसके बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि किसी भी डिपेंडेंट हो, कंजक्शन हो। तो यहाँ पर क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में इट कंसिस्ट मोर देन 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज। तो इसमें एक हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम कंजक्शन से ज्वाइन करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें, द सन इज शाइनिंग नाउ सो आई थिंक दैट वी कैन गो फॉर स्विमिंग। तो एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज में ये डिफरेंस है कि एक हमारे में मीनिंग बनाएगा, यानी अगर एक हमारा कोई लाइन हो उसका पूरा मीनिंग बन रहा है तो वो क्या हो गया, वो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अगर हम बोले द सन इज शाइनिंग नाउ, तो इसका एक मीनिंग है, लेकिन वही अगर हम बोले सो आई थिंक आई कैन गो फॉर स्विमिंग, तो इसका अगर हम अकेले में सिर्फ अब बोले सो आई थिंक, तो इसका कोई भी मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों सोचा है, इसका क्या रीज़न है। तो ऐसे ही करके हमारे डिफरेंस आता है। यहाँ पर दोबारा देख लो, क्लाउज क्या होता है हमारा, सिंपल हमारा हो गया सब्जेक्ट और वर्ब। सिंपल में हमारा कोई भी ऐसा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वाला चक्कर नहीं है। सिंपल यहाँ पर क्या है, माई होम हैज़ 4 रूम्स, एकदम सिंपल सेंटेंस।
कॉम्प्लेक्स की बात करें, एक इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा जैसे कि बिकॉज इट वॉज चेजिंग अ रैबिट। एक होगा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज जिसका पूरा मीनिंग है यहाँ पर जैसे द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस। अब जैसे तुम देखो कंफ्यूजन हो रही हो, तो यहाँ पर अगर हम अलग अलग इस सेंटेंस को लेते हैं, बिकॉज इट वॉज चेजिंग अ रैबिट यानी कि क्योंकि वो रैबिट के पीछे पड़ा था, तो इस लाइन को अगर हम अकेले बोले कोई मतलब है नहीं है इसका। और वहीं अगर हम बोले कि द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस यानी कि जो डॉग था वो फेंस के ऊपर जंप कर रहा है, तो इसका पूरा एक मीनिंग बन रहा है। तो ऐसे ही हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। कंपाउंड की बात करें तो इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और इसमें क्या होगा, कंजेशन होगा। तो माई होम इज वेरी बिग एंड इट हैज़ 4 रूम्स, तो इसमें क्या हुआ, कंजेशन के थ्रू हमने ऐड कर दी दो सेंटेंस को। और अभी हमने पढ़ा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, तो इसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो आई होप ये तो क्लियर होगा, ज़्यादा इसमें डरने की बात नहीं है। फिर हमारा आता है फ्रेज। तो फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कम्युनिकेट एन एलिमेंट ऑफ स्पीच। तो फ्रेज सिंपल ऐसे होते हैं डिफरेंट वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जिनका खुद में तो कोई भी मतलब नहीं होता, कोई भी उसका मीनिंग नहीं बनता, लेकिन जैसे ही हम उसे किसी सेंटेंस में ऐड करते हैं तो सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर देखो, द सब्जेक्ट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल हु एंड व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे इसका हम एग्जांपल ले तो भूमि इज टीचिंग, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ, भूमि, क्योंकि भूमि की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है सब्जेक्ट एक नाउन होता है। नाउन क्या होता है, कोई भी प्लेस, पर्सन, थिंग। और हमारा प्रोनाउन, नाउन, फ्रेज। तो हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, वो बस हमारा नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए या फिर नाउन फ्रेज होना चाहिए। यहाँ एग्जांपल ले तो कैलाश रैन अक्रॉस द रोड, तो यहाँ पर कैलाश हमारा एक नाउन हो गया। दे वेंट टू द मार्केट, तो प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह ले लेता है। जैसे भूमि इज टीचिंग की जगह हम बोले शी इज टीचिंग, तो भूमि की जगह किसने ली, शी ने। तो यहाँ पर दे हमारा प्रोनाउन। और यहाँ पर है द ब्राउन डॉग इज स्लीपिंग, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है द ब्राउन डॉग, जो कि एक नाउन फ्रेज। फ्रेज हो गया अलग वर्ड्स और नाउन हमारा क्या हो गया, जो फ्रेज के साथ ऐड होकर एक सब्जेक्ट बना रहा है। फिर हमारे पास है द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इंक्लूड द वर्ब एंड द वर्ड दैट रिलेट्स टू इट, जो भी हमारे वर्ब की बात हो रही होगी। वर्ब क्या होता है, सिंपली जो भी सब्जेक्ट एक्शन कर रहा होता है। फिर से एग्जांपल है भूमि इज टीचिंग, भूमि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन उसका वर्ब क्या हुआ कि वो पढ़ा रही है, टीचिंग। तो ये हमारे एक सेंटेंस का बेसिक पार्ट होता है। इट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज विद एन एक्शन, यानी कि क्या हमारा सब्जेक्ट कर रहा है, क्या उसका वर्ब है, क्या उसका एक्शन है, ये हमें वो बताता है। प्रेडिकेट कैन कंटेन मच इन्फॉर्मेशन एंड मे बी क्वाइट लॉन्ग, तो उसमें क्या होता है, हमारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर लिखा था जो प्रेडिकेट पार्ट होता है वो वर्ब के साथ बताते कि सब्जेक्ट क्या कर रहा था। तो यहाँ उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा कि आर्मी ऑफिसर ने क्या चीजें करी थी। फिर यहाँ पर देखो, आई तो हमारा प्रोनाउन हो गया, आई एम गोइंग टू आउटसाइड एंड मे टेक सम टाइम टू रिटर्न। तो हमारा प्रेडिकेट पार्ट सब्जेक्ट को हटा के जहां भी वर्ब इंक्लूडेड है वो चीज हमें बताता है। फिर अब हमारे पास आते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इन इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 8 बेसिक पार्ट्स। ये हमने 9th में भी पढ़ा था, कुछ लोगों को नहीं आता तो हम दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। सिंपली इसमें है जो भी हम बातें करते हैं इंग्लिश में, जो भी चीज़ें हम लिखते हैं उसको 8 अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। और ये चीज़ तुम पढ़ोगे ना तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और मैं टमाटर बन गए, इसे हीट फील हो रही है तो ठंडा हो रहा है। तो ये हमारा बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं टॉपिक। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, इसको एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड कर सकते हैं अपनी बातों को नाउन में, जो कि होता है कोई भी प्लेस, पर्सन या फिर किसी की भी हम बात करें, जैसे कि एप्पल, राहुल, विंती। प्रोनाउन की बात करें तो नाउन की जगह ले लेते हैं, यानी कि हम अभी एग्जाम्पल लिया था भूमि इज टीचिंग, उसकी जगह हम शी इज टीचिंग कर दे। तो आजकल बायो में भी ट्रेंड है ना, ही, शी, हर, तो ऐसे ही हम अपने प्रोनाउन को यूज करते हैं ही, शी, इट। वर्ब की बात करें तो एक्शन है, हमने अभी देखा था जो भी एक्शन होते हैं वर्ब के अंदर आते हैं। जैसे हमारा हो गया प्लेइंग, ईटिंग, टीचिंग या फिर जो भी तुम बोलना चाहो। एडवर्ब की बात करें तो वो हमें बताते हैं कि चीज़ें किस इंटेंसिटी से हो रही हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है क्विकली, फास्ट, स्लो, तो एडवर्ब हमें बता रहा है कि वर्ब की इंटेंसिटी कितनी है। प्रीपोजिशन की बात करें, ये हमें नाउन की या फिर जो भी सब्जेक्ट की बात हो रही है ये हमें उसकी प्लेस बताता है। जैसे कि द कैट इज अंडर द टेबल, द गर्ल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, तो वो हमें प्लेस बता रहा है, ऑन, अंडर, अबव। इंटरजेक्शन की बात करें वो हमारे इमोशंस बताता है। जैसे हम खुश है तो हम वाव बोलेंगे, आउच बोलेंगे अगर हमें चोट लग जाए, तो ऐसे ही करके हमारी हेल्प कराता है। कंजक्शन की बात करें वो 2 वर्ड्स को ऐड करते हैं, जैसे कि एंड, बट, और, तो ये सब हो गया। एडजेक्टिव की बात करें हमें एक्सप्लेन करता है कि कितने अच्छे से हम चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे हो गया प्रिटी, ब्यूटीफुल, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम देखते हैं कि क्या इनका यूज़ है और इनके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे
सबसे पहले नाउन की बात करें, प्लेस, पर्सन, थिंग, कोई भी सिंगुलर चीज हो गई, आर्टिकल्स के साथ हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है जैसे राजीव रोट अ लॉन्ग लेटर, तो यहाँ पर राजीव हमारा नाउन हो गया। प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यहाँ पर हो गया शी रैन अवे, तो शी हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। एडजेक्टिव की बात करें, डिस्क्राइब करते हैं जो भी वर्ड्स हमारे नाउन और प्रोनाउन को कैसे चल रहे हैं। तो दैट गर्ल इज वेरी प्रिटी, तो हमने क्या करा, नाउन हमारा क्या था, प्रोनाउन हमारा क्या था, गर्ल था, और गर्ल कैसी है, प्रिटी है। तो हम एक्सप्लेन करते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कैसा है। फिर हम वर्ब्स की बात करें तो वर्ब हमें एक्शन दिखाते हैं, जैसे अ गर्ल इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो लड़की क्या कर रही है, ग्राउंड में वो खेल रही है, वो उसका एक्शन है, जैसे हम हिंदी में क्रिया भी बोलते हैं, तुमने पढ़ा होगा। एडवर्ब्स की बात करें तो मीनिंग होते हैं वर्ब के, यानी कि वर्ब का क्या मतलब है, किस तरीके से वो हो रहा है। जैसे शी क्राइड वेरी लाउडली, तो उसका रोना तो वर्ब है लेकिन वो बहुत तेज रो रही है, वो उसका एडवर्ब है। अब हम बात करें आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये हम अपने वॉवल्स के साथ यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज करते हैं, या फिर कोई सिंगुलर थिंग होती है जो हमारे यूनिवर्स में, हमारे वर्ड में, उसके साथ यूज करते हैं। तो ए एंड द हमारे आर्टिकल्स में आते हैं। यहाँ पर जो वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनके साथ हम एन का यूज करते हैं। उसके अलावा जितने कॉन्सोनेंट होते हैं उसके साथ हम ए का यूज करते हैं। आई होप ये तो तुम्हें पता हो। द का यूज करते हैं जब कोई चीज स्पेसिफिक हो, पर्टिकुलर हो। यहाँ पर जैसे द मून, तो मून तो हमारे पास एक ही है। एन अम्ब्रेला, आकार, तो यहाँ पर ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है अ क्यों है, एन क्यों है, क्योंकि इतना तो तुम्हें आता होगा। तो हमारे क्या होते हैं, आर्टिकल्स ये होते हैं, जो कि सबसे इजी चीज लगती थी। फिर कंजक्शंस की बात करें तो ये दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया फ्रेज और नाउन को भी जोड़ते हैं, एंड और बट। एग्जाम्पल ले तो आइदर चॉकलेट और वनीला, और यहाँ पर एक और है अमित और निशा आर प्लेइंग। तो इन्होंने क्या करा, दो सेंटेंस को एक साथ क्लम्प कर दिया, जोड़ दिया। फिर हमारे पास है प्रपोजिशन, तो कनेक्ट वन वर्क विद अनदर टू शो रिलेशन। तो ये क्या करता है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ के हमें रिलेशन शो करता है, और क्या चीजें आंसर करता है, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, तो हमें प्लेसेस भी बताता है। जैसे द कैट इज ऑन द टेबल, अनिका इज अंडर द ट्री, तो जो भी हम बात कर रहे हैं उसकी हमें पोजीशन डिफाइन कर रहा है। इंटरजेक्शन की बात करें, हमें इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि वाओ, आउच, ओ गॉड, तो ये हमें सब चीज़ें बता रहे हैं। फिर हम आर्टिकल्स की बात करें डिटेल में, तो वही चीज़ें हैं। आर्टिकल्स हम ए एंड द यूज़ करते हैं, वॉवल्स के साथ हम एन का यूज़ करते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का यूज़ करते हैं, नाउन के साथ यूज़ होते हैं। एंड हमारा अभी हमने देखा वॉवल हमारे ए, ई, आई, ओ, यू हो गया, और हमारे कॉन्सोनेंट वॉवल्स को छोड़ के जितने लेटर्स बचे हैं वो हो गए। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, क्योंकि जो नाउन होता है वो इंडेफिनिट होता है या फिर जनरल होता है। इसके कुछ इंस्टेंस एग्जांपल ले ले, आई विल रीच होम विद एन आवर, तो यहाँ हमने आर्टिकल किसके साथ यूज करा है, आर। तो यहाँ पर एच तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमारा जो साउंड है वो वॉवल फॉर्म में है, हम कभी भी इसे हार नहीं बोलते, तो हम इसे आर बोलते हैं, और ये हमारा क्या होता है, वॉवल साउंडिंग होता है, तो हम इसमें एन लगाते हैं। फिर है इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ 1 रुपी करेंसी नोट इन द प्रेजेंट डे, तो यहाँ पर हमने ए क्यों लगाया एक वॉवल के साथ, सेम, क्योंकि जब हमारे साउंड डिफरेंट आते हैं, यहाँ पर वही लिखा है कि जब भी हमारे साउंड ऐसे होते हैं जो कि वॉवल या फिर कॉन्सोनेंट साउंड कर रहे होते हैं, तो हम उनके हिसाब से भी आर्टिकल को चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें अगर कोई एच से शुरू हो रहा है तो उसमें ए ही लगाए, अगर उसका साउंड ही वॉवल वाला है तो हम उसमें आर्टिकल परफेक्ट वाले यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास है द वर्ड द इज नोन एज अ डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि ए और एन तो हमारे इंडेफिनेट हो गए, लेकिन हमारा द डेफिनेट ही रहेगा, ये कोई भी कंडीशन के साथ चेंज नहीं होता। अगर कोई चीज़ पर्टिकुलर है, कोई चीज़ स्पेसिफिक है, तभी हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारा डेफिनेट और इनडेफिनेट का यही चीज़ होती है, काफ़ी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर है। उसके बाद आता है हमारा पैराग्राफ, तो हमारा सेंटेंस था एक वर्ड का ग्रुप, लेकिन हमारा पैराग्राफ होता है सेंटेंस का ग्रुप, और ये क्या करता है, एक ही टॉपिक के अराउंड लाई करता है। जैसे तुम अपना इंग्लिश का पेपर देते होंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है ना, रीड द पैसेज एंड गिव आंसर्स, तो क्या होता है, वो तुम्हारे बहुत सारे सेंटेंस का मिक्सचर होता है जो कि एक ही टॉपिक के अराउंड कनेक्टिंग होता है, कोहेरेंट होता है, जो भी हमने पढ़ा। उसमें क्या होता है, किसी भी लेंथ का हो सकता है, और उसके साथ साथ इसमें एक ही टॉपिक के बारे में बात करते हैं, सेम गोल होता है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि 1 से 10 सेंटेंस कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें क्लैरिटी रखनी है, हमें चीज़ें सही रखनी है, तो हमें अपने पैराग्राफ को शॉर्ट रखना चाहिए। जैसे जब तुम्हें तुम्हारे एग्जाम्स में मिलता है कि पैराग्राफ लिखो, तो अपने वर्ड्स कंप्लीट करने के लिए हम कुछ भी घुमा घुमा के लिखते हैं ना, तो हमारा पैराग्राफ क्लियर रहना चाहिए, कंसाइज रहना चाहिए। जो अभी हमने देखा 7C फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसी का एग्जाम्पल हो गया। फॉर इंस्टेंस द पैराग्राफ यू आर रीडिंग हैज ओनली 4 सेंटेंस, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ इज यूजुअली द टॉपिक सेंटेंस। अगर हम किसी पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं तो पहली सेंटेंस मोस्टली हमारा ऐसे ही होता है कि जो हमारे टॉपिक है उसका सेंटेंस हो, एज इट सेज द मेन पॉइंट, वो हमारा मेन पॉइंट बताता है, जो भी हमारा टॉपिक है। मान लो बुक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जो भी टॉपिक तुम सोचना चाहो हो सकता है। ईच सेंटेंस फॉलोइंग इट शुड बी रेलिवेंट, जो भी सेंटेंस उसके बाद हम बना रहे हैं वो रेलिवेंट होना चाहिए।
चाहिए, सिर्फ अपने शब्द बढ़ाने को नहीं लिखना चाहिए, सारी चीज़ें एक दूसरे को कनेक्ट कर। फिर यहाँ पर कुछ टिप्स दे रखी है कि हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। इंसर्टिंग ट्रांजिशन वर्ड एंड फ्रेजेस सच एज इन एडिशन, फर्दर, नेक्स्ट, फाइनली, एक्सेट्रा हम ट्रांजिशन के लिए बोल सकते हैं। रिपीटिंग कीवर्ड्स ऑफ देयर सिनोनिम्स, तो यहाँ पर तो ये लिखा था अगर हमें आगे का कोई ट्रांजिशन लाना हो तो हम ये वर्ड्स यूज़ करें। यहाँ पर कुछ रिपीट करना हो सच एज री राइटिंग में चेंज टू रिवाइजिंग, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही वर्ड को रिपीट करने के बजाय उसके और सिनोनिम्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा पैराग्राफ और अच्छा बनता है। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर, सब काफ़ी ईजी था। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। कम्युनिकेशन वाला तो हमने कर लिया था। पार्ट ऑफ स्पीच ये है कि हमारे सेंटेंस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और हमारे 8 बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जो कि है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन। तो ये सारे हमारे पार्ट्स हो गए। उसके बाद हमने उनके बारे में पढ़ा, उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखे, फिर हमने देखा फ्रेज क्या होता है, तो अलग वर्ड्स होते हैं जो एक मीनिंग बनाता है। क्लॉज क्या होता है, 4 टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं। फिर हमने देखा आर्टिकल, पैराग्राफ क्या होता है। तो ये सब काफ़ी ईजी है, काफ़ी सिंपल है। इसके बाद एक वर्कबुक मिलेगी, वो तुम कंप्लीट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके मुझे टैग करना कि तुमने पढ़ा या नहीं। तो और ये हमारी क्यूट सी स्लाइड मुझे बहुत लगी, ये फ़ोटो बहुत क्यूट थी जिसने भी बनाई थी, थैंक यू जिसने भी दी। तो आई होप सब अच्छे से क्लियर हो। जल्दी मिलेंगे अपने डाउट सेशन में भी, अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी। सब अच्छे से क्लियर हो तो थम्स अप देना, नहीं भी हो तो दोबारा लेक्चर देख लेना। तो टेक केयर एवरीवन, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय। अच्छे से पढ़ो, ध्यान रखो, मौसम थोड़ा ठंडा है तो अपनी सेहत का ध्यान रखो। अभी उल्टा सीधा मत खाओ क्योंकि तबीयत खराब होगी तो पढ़ भी नहीं पाओगे। सर्दियों में मन तो होता है कि बहुत अच्छा अच्छा खाओ, सूप पियो, मोमोज खाओ, तो वो चीज़ अपनी थोड़ी रेजिस्ट करो, अपना ध्यान रखो, अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, पढ़ो भी, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस मत हो कि तुम पढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।